नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का 17वां प्रैक्टिस सेट। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में पाउंड को 106 और क्लीन को 41 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं और तीनों के दोस्तों हमें यहाँ पर कोड दिए गए हैं। तो दोस्तों हमें बताना है अब कि मेकर का कोड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर पाउंड। तो दोस्तों पाउंड को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर POUND पाउंड। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार से हमें कोई भी नंबर में अगर कोड दिया जाता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारे जो लेटर होते हैं उन संख्याओं को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम सम करेंगे उन संख्याओं का। तो दोस्तों हमारा P कितने नंबर पर आता है, P दोस्तों हमारा आता है 16 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों O आता है हमारा 15 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों U आता है हमारा 21 पर। उसी प्रकार दोस्तों N जो है हमारा अगला वो आता है 14 नंबर पर। और दोस्तों अगला दिया गया है D आता है दोस्तों हमारा 4 नंबर पर। दोस्तों इन सभी संख्याओं को आप अगर सम करते हैं, योग करते हैं, तो दोस्तों आपको मिल जाएगा 70। तो दोस्तों 70 आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है 106। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला तरीका हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 106 किस प्रकार से आएगा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या लॉजिक इसने लगाया है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों O और U दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्वर है, ववल जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों जो दो हमारे यहाँ पर स्वर दिए गए हैं, एक तो O हमारा 15 पर आ रहा है और U दोस्तों हमारा 21 पर आ रहा है। तो दोस्तों इसने क्या किया है इसमें, तो दोस्तों यहाँ पर 15 की जगह इसने दोस्तों क्या लिखा है, 30 लिखा है। और उसी प्रकार दोस्तों 21 जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, इसने 42 लिखा है। और दोस्तों और जो बाकी की संख्या है वो सेम टू सेम लिखी है, जो कि व्यंजन है। तो दोस्तों जब इन संख्याओं को ऐड करते हैं हम, मतलब स्वर को डबल करके अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों हमारा आ जाता है 106। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें 106, तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ रहा है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर क्लीन दिया गया है उसमें दोस्तों यही मेथड हमें लगाना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CLEAN क्लीन। तो दोस्तों C हमारा 3 नंबर पर आता है। तो दोस्तों L आता है हमारा 12 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों E आता है हमारा कितने पर, 5 पर। A आता है दोस्तों हमारा 1 पर। और दोस्तों N आता है हमारा 14 पर। अब दोस्तों इसमें हमें ढूंढना है कि यहाँ पर पहले स्वर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारा एक स्वर तो है E और एक दोस्तों इसमें क्या है, A है। तो दोस्तों इसमें 2 ही स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों E की जगह पर हमें क्या दिया है, 5। तो दोस्तों 5 की जगह पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 10 लिखना है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर A दिया गया है, तो A की जगह पर दोस्तों 1 है तो हमें दोगुना करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम 2। तो दोस्तों आप इन संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। दोस्तों इन सभी संख्याओं को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 41 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों जो मेथड हमने यहाँ पर लगाया था पाउंड में, वही मेथड हमने क्लीन में लगाया है और वही मेथड हम कहाँ लगाएंगे दोस्तों, मेकर में लगाएंगे। तो दोस्तों हम मेकर को लिख लेते हैं यहाँ पर MEKER मेकर। दोस्तों M हमारा आता है 13 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों A आता है हमारा 1 नंबर पर। और दोस्तों K आता है हमारा 11 पर। और दोस्तों E आता है हमारा 5 पर। उसी प्रकार दोस्तों R जो है आता है हमारा 18 नंबर पर आता है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए, हम A हमें एक स्वर दिया गया है, E एक हमें स्वर दिया गया है। तो दोस्तों एक की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 डबल करना है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो 5 हमें दिया गया है E का दोस्तों हम क्या लिख देंगे, अब 10 लिख देंगे। और दोस्तों इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों इन संख्याओं को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पर 54 मिलेगा इन संख्याओं को ऐड करने पर, जो कि आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो दोस्तों 54 आपको ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2019 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपका जब भी ऐड करने पर डायरेक्ट आंसर नहीं आए तो दोस्तों आपको ये स्वर व्यंजन वाला फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा कि स्वर को या तो उल्टे क्रम में लिख के भी कई बार दोस्तों योग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, या फिर स्वर को दुगुना करके या तिगुना करके भी दोस्तों आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने आपके प्रैक्टिस सेट में रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों 225 का संबंध जिस प्रकार 210 से है, उसी प्रकार दोस्तों में 324 का संबंध यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उससे बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहली संख्या अगर आप देखते हैं 225, तो दोस्तों आपको देखने को मिल रही होगी कि दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है।
उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 3 से 24 को देखते हैं तो दोस्तों ये भी एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर तो 225 हमें दिया गया है। तो दोस्तों 225 क्या होता है दोस्तों, हमारा 15 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, 225 मिलता है। और दोस्तों उसमें से अगर हम 15 माइनस कर दें तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 210 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 210 दिया गया है। तो दोस्तों देखिए एक ही क्वेश्चन से अपना दोनों सॉल्व हो गया। जैसे 15 का स्क्वायर किया तो हमें 225 मिल गया, उसी प्रकार दोस्तों उसमें से अगर हम 15 माइनस कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 210 मिल गया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर संबंध मिल गया है पहली और दूसरी संख्या में। अब हमें देखना है दोस्तों तीसरी संख्या से चौथी संख्या का संबंध। तो दोस्तों 324 जो है, 324 दोस्तों क्या होता है, 18 का दोस्तों अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों हमें मिलता है 324। और दोस्तों उसमें से क्या कर देंगे हम, 18 माइनस कर दें तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 306 मिल जाएगा दोस्तों, जो कि आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 306 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है, बहुत सिंपल सीरीज है, देखने में भी सिंपल लग रही है, लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगाने लग जाते हैं, स्क्वायर क्यूब वाला, गुणा भाग वाला। तो दोस्तों इसमें वो वाला स्क्वायर क्यूब गुणा भाग वर्गमूल घनमूल, दोस्तों इसमें वो वाला कोई संबंध नहीं लग रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा संबंध लग रहा है, देखिए दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमें 2 और 7 में दोस्तों संबंध देखना है। तो दोस्तों 2 और 7 के बीच में आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 5 का अंतर। और दोस्तों अगली संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, दोस्तों अगली संख्या आपको 5 ही दिखाई दे रही है। दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर हमें लिखा है उसकी अगली संख्या। अब दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं 7 और 5 के बीच में अंतर देखते हैं तो दोस्तों आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का। और अगली संख्या दोस्तों हमें क्या दिख रही है, यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप अगली संख्या देखते हैं 5 और 2 के बीच में अगर आप अंतर देखते हैं तो दोस्तों आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 3 का। और दोस्तों आपको अगली संख्या क्या मिल रही है, यहाँ पर 3 मिल रही है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे आगे का 2 और 3 के बीच में, तो दोस्तों 2 और 3 के बीच में आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगली संख्या भी आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 3 और 1 में संबंध, तो दोस्तों 3 और 1 में आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमें 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको स्क्वायर क्यूब करने का। अगर इस प्रकार की छोटी संख्याएं आपको सिंगल डिजिट में दिखाई दे रही हैं या फिर डबल डिजिट की सारी संख्याएं और डबल डिजिट में ही आपको दिखाई देती है कई बार, तो दोस्तों सेम टू सेम 2 संख्या का अंतर अगली संख्या बन जाती है अपनी। तो दोस्तों ये वाला भी नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एक। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपको सोचना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हमें, बैरोमीटर और दाब। तो दोस्तों बैरोमीटर का दाब से जो संबंध रहेगा वही दोस्तों हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें सही संबंध ढूंढना है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों बैरोमीटर जो होता है दाब को मापने का एक यंत्र होता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों दाब और बैरोमीटर के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों बैरोमीटर एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मापन यंत्र हो जाएगा, और दाब दोस्तों हमारी एक मात्रा हो जाएगी जिसको ये मापता है। तो दोस्तों इसको देखिए आप, अगला ऑप्शन देखते हैं हम, थर्मामीटर से आयतन का दोस्तों संबंध सही है क्या, दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, आयतन नहीं मापते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला दिया गया है हमें एमीटर। दोस्तों एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी ही इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वोल्ट मीटर जो है हमारा, दोस्तों वोल्ट मीटर से हम ताप नहीं मापते हैं, ये भी हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। और दोस्तों स्केल से हम सेकंड नहीं मापते हैं, स्केल से दोस्तों हम क्या मापते हैं, हमारा जो स्केल इंच है मीटर है दोस्तों लंबाई को मुझसे मापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये हमारा ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक अलग हमें बताना है कौन सा है। दोस्तों पहला हमारा दिया गया है रेडियम, दूसरा दिया गया है सोडियम, तीसरा दिया है यूरेनियम, चौथा दिया है दोस्तों क्या, थोरियम। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सोडियम, तो दोस्तों ये अब सभी अन्य से भिन्न है, ये अलग है, असंगत है हम बोल सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सोडियम जो होती है, सोडियम दोस्तों एक हमारी मुलायम में हल्की धातु है, लेकिन दोस्तों जो बाकी की जो है हमारी रेडियम,
यूरेनियम और थोरियम। दोस्तों ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं और दोस्तों ये सभी किसके अंतर्गत आती है, भारी धातुओं के अंतर्गत ये दोस्तों सभी आती हैं, रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। लेकिन जबकि दोस्तों सोडियम क्या आती है, सोडियम दोस्तों हमारी एक मुलायम और हल्की धातु है, उसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसलिए ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया गया है। दोस्तों एक पैटर्न हमें यहाँ पर किस प्रकार दिया गया है देखिए, और यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस पैटर्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हम छोटी संख्याओं का संबंध हम बड़ी संख्या से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 और 6 के बीच में अगर दोस्तों अपन गुणा कर देते हैं तो दोस्तों 6 चक्का 24 होता है और दोस्तों उसमें प्लस के 2 कर दें तो हमें क्या मिलता है, 26 मिलता है। तो दोस्तों देखेंगे कि यही पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है क्या। तो दोस्तों 7 का 1 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 7 एकम 7 हो जाएगा और प्लस के 2 कर देते हैं तो दोस्तों हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 मिल रहा है, जो कि हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसमें ये वाला पैटर्न हमारा नहीं लग रहा है। दोस्तों जब गुणा वाला पैटर्न नहीं लगेगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो दोस्तों 4 का और 6 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 36। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 52 और दोस्तों 52 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 2 से तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 26 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों यही पैटर्न हमें क्या करना है, फॉलो करना है किसमें, अगले पैटर्न में। दोस्तों 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 7 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 49, 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 50/2। दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 और 3 दिया गया है। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कर देते हैं और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो दोस्तों 25 और 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर 34 हो जाएगा और दोस्तों 34 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है 17। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, L, M, N, U, B और W परिवार के 6 सदस्य हैं। तो दोस्तों इसमें हमें L, M, N, U, B, W के एक परिवार के 6 सदस्यों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, बस उसका पैटर्न जो है दोस्तों चेंज किया है। दोस्तों कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं और बाद के लिए अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सेम टाइम में करना है, क्योंकि आपको 4, 5, 10 सेकंड आप इसमें खराब करके बाद में दोबारा आएंगे और पता चला कि हमारा टाइम प्रेशर की वजह से हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है आपको सेम टाइम पे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहली लाइन क्या बोल रही है हमारी, बी यू का पुत्र है। तो दोस्तों बी यू का पुत्र है। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए बी पुत्र है किसका, यू का। तो दोस्तों यू हमारा ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों पुत्र तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है प्लस से हम हमेशा मेल को डिनोट करेंगे और माइनस से हम हमेशा फीमेल को डिनोट करेंगे। और पति पत्नी का संबंध रहेगा दोस्तों, हम इनको इस प्रकार से पैरेलल लाइन से संबंध को डिनोट करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, लेकिन यू बी की माँ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यू है, यू का बेटा हो जाएगा बी, इसका मतलब यू बी की माँ नहीं है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, एम यू का भाई है। तो दोस्तों एम जो है यू का भाई है। तो दोस्तों एम यू का भाई, तो दोस्तों इसके समान में आ जाएगा, जिसके पैरेलल में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एम के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, क्योंकि एम यू का भाई है। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, डब्लू और यू एक विवाहित जोड़ा है। तो दोस्तों डब्लू और यू अगर विवाहित जोड़ा हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यू तो दोस्तों पहले से ही हमारा क्या था, मेल था। दोस्तों डब्लू क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी अगर इनका विवाहित जोड़ा होगा। तो दोस्तों पत्नी हो जाएगी, तो मैं इसको पैरेलल वाले चिन्ह से दिखाऊंगा। तो दोस्तों आगे देखिए, एन डब्लू की पुत्री है। तो दोस्तों एन डब्लू की पुत्री है, तो डब्लू के नीचे आ जाएगी एन। तो दोस्तों एन के ऊपर क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, क्योंकि दोस्तों वो फीमेल हो जाएगी। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं, जो एल की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एन दोस्तों किसकी बहन हो जाएगी, एल की बहन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हमें ऑलरेडी संबंध, एन जो है दोस्तों फीमेल है। तो दोस्तों बहन है, इसका मतलब इसके में
इसके समांतर में इसको बना दूंगा एल को। दोस्तों आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, बी का एन से क्या संबंध है। तो दोस्तों बी का एन से संबंध देखना है हमें। दोस्तों बी हमारा यहाँ पर है, एन हमारा यहाँ पर है। तो दोस्तों बी का पिता था ये इसकी माता थी। तो दोस्तों ये दो डब्लू की पुत्री थी कौन, एन। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें एन से संबंध बताना है, किसका, बी का बताना है। तो दोस्तों एन से हम बी का संबंध बताते हैं। तो दोस्तों बी जो है एन का दोस्तों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है भाई, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, पाई, थीटा और चिन्ह। तो दोस्तों अब इनका हम एक संभावित वेन आरेख बनाएंगे और दोस्तों उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा वर्ग हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों पाई और जो थीटा है दोस्तों, ये दोस्तों दोनों क्या होते हैं, दोनों चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों क्या है, अलग अलग हैं। दोस्तों पाई का और थीटा का मैं एक अलग अलग बना लूंगा। तो दोस्तों इसमें अगला दिया गया हमें चिन्ह। दोस्तों पाई और जो थीटा होता है दोस्तों दोनों ही चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा चिन्ह का अलग बनाएगा, तो और दोस्तों पाई और थीटा दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का वेन आरेख हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यही हमारा संभावित वेन आरेख है जो कि 100% सत्य है। तो दोस्तों इस प्रकार का वेन आरेख हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वेन आरेख में षटकोण किसानों को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो षटकोण जो है हमें किसानों को दर्शा रहा है। वृत्त जो है दोस्तों किसको दिखा रहा है, लाभार्थी को दर्शा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों वर्ग जो है हमारा भूस्वामियों को दर्शाता है। उसी प्रकार दोस्तों आरेख में दी गई संख्याएं उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को संख्याओं को दर्शाती है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा, देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है इसने। दोस्तों इसमें पूछा है कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थी दोनों हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा किसान कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर आप किसान देखेंगे दोस्तों, किसान जो है दोस्तों इस षटकोण के अंदर जो हमारे बने हुए हैं ये दोस्तों किसान हैं। अब दोस्तों इसमें हमें बताना है वो किसान तो है लेकिन भूस्वामी भी हैं और लाभार्थी भी हैं। तो दोस्तों लाभार्थी हमारा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, लाभार्थी हमारा ये दिखाई दे रहा है। और दोस्तों भूस्वामी हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, भूस्वामी अगर आप देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे जो एक हमारी संख्या दिखाई दे रही है आपको, संख्या नंबर 21। दोस्तों संख्या नंबर 21 जो ऐसी संख्या है जो किसान भी है, लाभार्थी भी है और दोस्तों भूस्वामी भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 21, दोस्तों ना ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा कथन निष्कर्ष का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हमें कथन दिया गया है तो जो जितने भी हमें यहाँ पर कथन दिए जाते हैं वो हमें 100% सत्य मानकर चलना पड़ता है। तो दोस्तों पहला कथन हमें दिया गया है सभी जहाज पानी के पात्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए सभी जहाज हैं। तो दोस्तों जहाज को मैं जैसे दिखा देता हूँ, दोस्तों जहाज को मैं जैसे दिखा देता हूँ और इसका एक आरेख बना देता हूँ। दोस्तों क्या है, सभी जहाज क्या है, पानी के पात्र हैं। तो दोस्तों पानी के पात्र हैं। तो दोस्तों मैं पानी के पात्र को पी से बना देता हूँ, पानी के पात्र पी से दिखा देता हूँ। दोस्तों आप क्या बोल रहे हैं, कुछ नावें क्या है, जहाज हैं। तो दोस्तों जहाज और नाव के बीच में एक संबंध दिखाया गया है। तो कुछ नावें क्या हो जाएगी दोस्तों, जहाज है। तो नाव को दोस्तों मैं एन से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आकर देखिए निष्कर्ष क्या लिखाया हुआ है, सभी नावें पानी के पात्र हैं। तो दोस्तों नाव और पानी के पात्र के बीच में कुछ कुछ का संबंध हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी नावें पानी के पात्र नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा पहला निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सभी पानी के पात्र जहाज हैं। लेकिन दोस्तों इसने बोला था सभी जहाज पानी के पात्र हैं, लेकिन दोस्तों सभी पानी के पात्र जहाज नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर में डी में जो दिया गया है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके कक्षा में एक बेंच पर बैठे हैं। सरिता रमन के बाईं ओर बैठी है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें 4 छात्र हैं। तो मैं दोस्तों 4 छात्रों की पोजीशन बना देता हूँ, उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं वो लोग। तो दोस्तों पहला क्या बोल रहा है, सरिता रमन के बाईं ओर बैठी है। तो मान लीजिए दोस्तों सरिता हमारी कहाँ पर बैठी है, सरिता हमारी यहाँ पर बैठी है और रमन दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सरिता रमन के बाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों रमन का बायां हमारा इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा, रमन के बाईं ओर कौन बैठी है, सरिता बैठी है। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ये मनीष जो है रमन के दाहिनी ओर बैठा है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं मनीष को यहाँ पर बैठा देता हूँ।
तो दोस्तों मनीष जो है यहाँ पर बैठेगा तभी इसके दाईं ओर होगा। तो दोस्तों आगे बोल रहा है राकेश रमन और मनीष के बीच बैठा है। तो दोस्तों राकेश जो है, तो दोस्तों ये अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इधर की जो संख्या है हमारी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों अगर हम राकेश को यहाँ पर बैठाते हैं तो दोस्तों राकेश जो है रमन और मनीष के बीच में बैठा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा मनीष को दोस्तों कहाँ जाना पड़ेगा, हमारा यहाँ पर जाना पड़ेगा लास्ट में दाईं ओर। तो दोस्तों इसका मतलब मनीष यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन दोस्तों उसकी पोजीशन फिर भी रमन के किस ओर रहेगी, दाईं ओर रहेगी। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसने क्वेश्चन में बोला है रमन और मनीष के बीच में दोस्तों कौन बैठा है, राकेश बैठा है। तो दोस्तों जो मनीष की पोजीशन हो जाएगी हमारे सबसे दाईं ओर हमारा मनीष आ जाएगा, सबसे बाईं ओर हमारी कौन आ जाएगी, सरिता आ जाएगी। रमन और मनीष के बीच में कौन आ जाएगा, राकेश आ जाएगा। दोस्तों इसमें आप क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है बेंच पर बाएं हाथ की ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो दोस्तों सबसे बाईं तो हमारी सरिता बैठी है और सरिता हमारे पहले नंबर पर है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, दोस्तों दूसरे नंबर पर बैठा है हमारा रमन। तो दोस्तों बाएं से दूसरे स्थान पर हमारा हो जाएगा रमन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हमें रमन दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक कागज को मोड़कर काट दिया गया है जैसा कि निम्नलिखित आकृतियों में एक्स वाई और जेड में दिखाया गया है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दर्शाया गया है कि वापस खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सर्किल जैसा कागज हमें दिखाया गया है, जिसको दोस्तों पहले हमें यहाँ से आधे भाग में मोड़ा, उसके बाद दोस्तों जो आधा भाग था हमारा उसको भी दोस्तों हमने एक बार और मोड़ लिया, और दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ पर एक इस प्रकार की आकृति दोस्तों उसमें कागज में काट के दिखा दी। तो दोस्तों अब वो क्या बोल रहा है कि तो इसको वापस से खोलेंगे, दोस्तों वह आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। तो दोस्तों जब यह आकृति को हम मोड़ेंगे तो दोस्तों एक आकृति हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और वो दोस्तों सेम आकृति को हम जब दोस्तों पूरा पेपर खोलेंगे तो वो आकृति हमें यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। तो दोस्तों ये त्रिभुज जो है दोस्तों इसकी टिप जो है हमारी अंदर की ओर है। दोस्तों वो टिप जो दूसरे में हमारे जो पलटेंगे तो इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी, और दोस्तों इसको हम जब पूरा पलटेंगे दोस्तों तो हमें त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो दोस्तों अब आपको देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। ऑप्शन सी ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो दोस्तों अंतर्निहित का मतलब है कि दोस्तों वो ये जो आकृति हमें दिखाई गई है ये आकृति दोस्तों उस चित्र में अंतर्निहित है, मतलब समायोजित है ऑलरेडी, मतलब उस चित्र में वो है। तो दोस्तों बतानी है कि किस चित्र में है वो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको त्रिभुज तो दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों जो हमारी यहाँ पर जो एक ये लाइन है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है लेकिन वो लाइन नहीं दिखाई दे रही है, मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों उसकी जो आकृति हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आकृति उस प्रकार से दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर यह आकृति एकदम जो हमारी आकृति में दिखाई गई है प्रश्न आकृति में वैसे की वैसे ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ये इस आकृति में आप एक एक करके गिनोगे तो दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले भी मैंने बताई है दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों ने देखे हैं तो दोस्तों उन प्रैक्टिस सेटों में मैंने इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक बताई है, लेकिन दोस्तों मैं आज को आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। कुछ बच्चे दोस्तों हमसे नए जुड़ते रहते हैं, दोस्तों उनके भी ये ट्रिक काम आ जाएगी। दोस्तों जब भी हमें यहाँ पर कोई वर्ग दिखाई दे तो दोस्तों वर्ग को मान लीजिए हम दोस्तों तो किसी प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक मान लीजिए एक लाइन से अगर हमने उसको डिवाइड किया है तो दोस्तों इसमें तो हम सिंपली देख लेंगे एक और दो ही त्रिभुज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें 2 हो जाएगी। तो मान लीजिए दोस्तों अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मान लीजिए दोस्तों इसको अगर मान 2 लाइनों से इसने हमने डिवाइड कर दिया तो दोस्तों इसमें आपको दोस्त कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे तो दोस्तों क्या करेंगे, आप सिंपल 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। इसका मतलब दोस्तों इसमें 4 में विभाजित हो रहा है, तो दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज जाएंगे, हमारे 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार से इसमें हम एक और लाइन को ऐड कर देते हैं, जैसे हमने इसको इस प्रकार से क्रॉस किया था 2 लाइनों से, और मान लीजिए दोस्तों हमने एक और लाइन से इसको क्रॉस कर दिया, मान लीजिए तीसरी लाइन से। तो दोस्तों इसमें कितने भागों में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4
5 और 6। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 को दोस्तों किससे कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए कि इसमें दोस्तों हम इसको 1 2 3 इतने में हमने डिवाइड किया था, मगर दोस्तों एक लाइन से और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा वर्ग जो है हमारा कितने भागों में बटा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों 8 भागों में विभाजित हो गया, मतलब 8 से इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो हमारा वर्ग है जितनी भी लाइन से विभाजित हो रहा है, तो दोस्तों उनको हमें काउंट करना है और वो क्या करना है दोस्तों, 2 से गुणा कर देना है। दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। दोस्तों क्या याद रखना है, वर्ग के अंदर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग को जितने भागों में बांटा जाता है उसकी 2 से गुणा कर देंगे, तो दोस्तों हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हम दोस्तों इस त्रिभुज को देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस वाले वर्ग को हमें 8 भागों में डिवाइड किया है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 गुणा 2 कर देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 16 आ जाएगा। और दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर ये वाले डब्बे में देखते हैं, दोस्तों ये वाला डब्बा भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों इसमें भी 8 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। और दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई हमें कॉमन सतह में त्रिभुज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 16 और 16 को ऐड कर लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 32 हो जाएगा। दोस्तों 32 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हमें 32 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनिए। दोस्तों हमें यहाँ पर ए और बी के सापेक्ष में दोस्तों दर्पण छवि बतानी है। तो दोस्तों जब भी हम दर्पण छवि देखते हैं तो हमें क्या करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसमें लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा राइट में चला जाता है और राइट वाला हिस्सा दोस्तों कहाँ जाता है, हमारा लेफ्ट में आ जाता है। तो दोस्तों वही हमें बस चेक करना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम ये वाली आकृति को पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये वाली आकृति हमारी कहाँ चली जाएगी, राइट में चली जाएगी। तो दोस्तों राइट में चली जाएगी मतलब ये हमारी पूरी फिल की हुई आकृति है। लेकिन दोस्तों अगर आप बाकी की देखेंगे तो दोस्तों ये सभी हमारी खाली आकृतियां हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसी आकृति को चेक करेंगे। तो दोस्तों इस वाली आकृति में अगर आप चेक करते हैं तो दोस्तों ये लेफ्ट से हमारे राइट में आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोस्तों फिल नहीं हुई है, ये हमारी खाली आकृति है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी में ये आकृति हमारी राइट साइड में आ गई है और दोस्तों फिल भी है। दोस्तों ये हमारा करेक्ट है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें जो नीचे वाली आकृति है वो भी हमारी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है राइट में। और दोस्तों उसी प्रकार से दोनों आकृतियाँ भी हमें लेफ्ट में दिखाई दे रही हैं जो कि हमारी फिल नहीं है। अब हम दोस्तों देखेंगे ये जो आकृति है हमारी ये दोनों, तो दोस्तों ये दोनों आकृति हमारी फिल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे वाली आकृति हमारी फिल नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपको जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी आप में जो यहाँ पर फिल हुई आकृति दिखाई दे रही है और ये हमारी ब्लैंक है और ये दोनों भी हमारी ब्लैंक है जैसा कि हमारे चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों जो बीच वाली आकृति है वो भी हमारी आकृति के बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रही है। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या योग में विपरीत फलकों पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक खुला हुआ घन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसको हम बंद घन बनाएंगे तो दोस्तों कौन कौन सी सतह विपरीत में रहेंगे वो दोस्तों हमें बताना है। दोस्तों ऑप्शन में हमें 4 सतह दिखाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 4 और 1 दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे विपरीत हो जाएंगे। तो 4 और 1 दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में विपरीत हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो 3 और जो 2 है वो दोस्तों आपस में विपरीत हो जाएंगे, 3 और 2। उसी प्रकार दोस्तों जो 5 और 6 है हमारा, 5 और 6 दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे विपरीत हो जाएंगे। तो दोस्तों 5 और 6 भी हमारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सतह आपस में क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। अब हमें देखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन से इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 2 और 3 हमारे क्या है, विपरीत सतह हैं, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखते हैं 1 और 6, दोस्तों 1 और 6 नहीं है, 5 और 6 हमारी विपरीत में है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और 5, दोस्तों 1 और 5 नहीं है, 1 और 4 हमारी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 और 6, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाले सही विकल्प का चयन करें।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें डेसी, मिली, किलो, हेक्टो, सेंटी और डेका, कुछ दोस्तों हमें यहाँ पर जो लंबाई को मापने वाली जो संख्याएं हमें दी गई है यहाँ पर, तो दोस्तों इनमें हमें चूज करना है कि कौन सा क्रम इनका सही है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें दिखाई दे रही है मिली। तो दोस्तों मिली हमारा 2 नंबर पर है, 2 नंबर में लिखता हूँ पहले। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या में, सबसे छोटी संख्या दोस्तों अगली हो जाएगी हमारी सेंटी। दोस्तों सेंटी के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर 5। दोस्तों उसके बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेसी। सेंटी के बाद दोस्तों आती है हमारी डेसी, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1। दोस्तों उसके बाद आपको दिखाई दे रही है डेका। तो दोस्तों डेका आती है हमारे 6 नंबर की, उसको लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसके बाद कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, वो है दोस्तों हेक्टो। हेक्टो दोस्तों हमारे 4 नंबर पर है। उसके बाद दोस्तों हमको दिखाई दे रही है किलो। दोस्तों ये सबसे आ जाएगी लास्ट में। दोस्तों ये संख्याओं को मैंने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखा है। दोस्तों कौन कौन संख्या हो जाएंगी, मिली, उसके बाद दोस्तों सेंटी, उसके बाद दोस्तों हमारी आ जाएगी डेसी, उसके बाद दोस्तों आ जाएगी हमारा डेका, उसके बाद दोस्तों हमारी आ जाएगी हेक्टो, उसके बाद दोस्तों आ जाएगी हमारे किलो। दोस्तों ये वाला क्रम हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो 2, 5, 1, 6, 4, 3 का क्रम हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ABCD में 2 चिन्ह दिए गए हैं। दोस्तों उन चिन्हों को आपस में बदल कर देखना है कौन सा हमारा समीकरण को संतुलित बनाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया हमें 12 + 81 माइनस, तो दोस्तों माइनस के पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग 27 गुणा 9, फिर भाग दिया गया तो भाग के लिए दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे दोस्तों, और बराबर में क्या जाएगा दोस्तों हमारा 36 आना चाहिए। तो दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे 27 से 81 को, तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा ये। तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा आगे 12 प्लस, तो यहाँ पर जो 3 गुणा 9 है हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा, 12 + 27 माइनस के 3 बराबर में 36। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे 12 और 27 कितना हो जाएगा दोस्तों 39 माइनस के 3 बराबर 36। तो दोस्तों 36 के बराबर में क्या जाएगा हमारा यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए में हमें जो दिया गया है माइनस और भाग के चिन्हों को आपस में बदल देंगे तो दोस्तों हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर बी, सी, डी में से कोई एक समीकरण देख ले सॉल्व करके, आपका आंसर नहीं आएगा, उससे समीकरण संतुलित नहीं होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आप इसको चेक कर ले एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, इथियोपिया का अफ्रीका से वही संबंध है जो ब्राजील का रेगिस्तान से है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो इथियोपिया का संबंध अफ्रीका से बताया है वही संबंध दोस्तों हमें ब्राजील का रेगिस्तान में क्या आएगा वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इथियोपिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, उसी प्रकार दोस्तों जो ब्राजील है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है दक्षिण अमेरिका, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें 36 का संबंध 27 से दिखाया है वही संबंध दोस्तों हमें 16 का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 36 जो दोस्तों क्या होता है हमारा 6 का दोस्तों होता है स्क्वायर। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो 27 है हमारा 27 दोस्तों क्या होता है हमारा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या संबंध दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 6 था तो दोस्तों 6 को यहाँ पर इसने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, और दोस्तों बच्चा क्या आप हमारे पास 6 को 2 से डिवाइड करने पर आ गया 3, और दोस्तों इसमें 3 का क्या कर दोस्तों इसने स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों उसी प्रकार से आप देखेंगे हम यहाँ पर 16 दोस्तों क्या होता है हमारा 4 का स्क्वायर होता है, और दोस्तों उसी प्रकार अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो दोस्तों 2 को हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 का क्यूब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में वो 8 हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं को आपस में वही संबंध है जो नीचे दी गए समुच्चय में संख्याओं के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं 16, 64 और 8। दोस्तों जो संबंध हमें यहाँ दिखाई देगा इस समुच्चय में वही संबंध हमें दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बताना है दोस्तों कौन सा आंसर हमारा रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, जिसका जवाब हमें देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर दोस्तों आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए आपका
दिन शुभ रहे।